Good morning students. This is the last video of chapter 2 acid bases and salt. इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कि क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वॉशिंग सोडा का बताया था, फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O, है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसमें वाटर के भी क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। सॉल्ट में क्या होंगे, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो सॉल्ट है इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अभी क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन टेक्निक या सेपरेशन टेक्निक। जब हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड जिसको आपको प्योरीफाई करना या जिसके आपको क्रिस्टल्स बनाने हैं, उसको क्या करेंगे, उसको वाटर में पहले तो डिज़ोल्व करके उसको सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जब आप गर्म करोगे ना तो उसमें आप वैसे तो वो सेचूरेटेड था, पर जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाओगे आप उसमें और अमाउंट में आप क्या घोल सकते हो, सॉल्यूट घोल सकते हो। उसमें सॉल्यूट तब तक घोलना है जब तक कि सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। ठीक है, जब सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा इसका मतलब कि अब और ज़्यादा सॉल्यूट आप उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो आप उसको बर्नर को बंद कर दो और उसके बाद उसको ठंडा होने दो। जब वो ठंडा होने लगेगा ना तो उससे क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, हमने क्योंकि सॉल्यूशन वाटर में बनाया है, वाटर में बना के उसको ठंडा करके उसे क्रिस्टल्स बनाए हैं, तो उस क्रिस्टल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आपके घर में शायद शुगर आपने देखा होगा कि शुगर के भी क्रिस्टल्स बनते हैं, आप घर में बनाए भी होंगे। जब कोई मिठाइयाँ बनती है तो शुगर के क्रिस्टल्स, जब आप चाशनी बनाते हो, है ना, चाशनी बनाते हो तो क्या करते हो, आप सेचूरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, उसके बाद उसको गर्म करने के लिए चढ़ाते हो, फिर उसमें और शक्कर डलता है, तब तक शक्कर डालते हैं जब तक कि उसमें शक्कर घुलना बंद नहीं हो जाता। अब उसको ठंडा कर दो, ठंडा करने के बाद आप देखो कि जब एकदम ठंडा हो जाएगा तो उससे क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी, तो इस तरीके से हम क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, दे आर अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ क्रिस्टल्स। इंपॉर्टेंट क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम वॉशिंग सोडा बोलेंगे तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 10H2O वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड इनसाइड अ सॉल्ट, सो दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि कोई सॉल्ट हाइड्रेटेड है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। ठीक है, सो जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, कोई भी अगर सॉल्ट हाइड्रेटेड है मीन्स उसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर हम बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट तो आपको क्या लिखना है, CuSO4.5H2O, और ये H2O के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं हर क्रिस्टल में। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा भी है, दैट आर प्रेजेंट इन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया। जब हम क्रिस्टल करते हैं, कोई भी कंपाउंड क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट, अगर मैं बोलूँ हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट तो आप क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट। अगर मैं बोलूँ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर नहीं है, सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तो क्या होगा, CuSO4, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब ये
जो क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल्स का जो शेप होता है, क्रिस्टल के जो कलर्स होते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसमें प्रेजेंट है उसी की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रस कॉपर सल्फेट है, अगर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। पर अगर आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, कैसे निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल, इसको हीट करके, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट में और वाटर में, ठीक है। इसको कॉपर सल्फेट को आपने गर्म किया तो किस में चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट और वाटर में। तो ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये रहता है ब्लू कलर का, बट जब आप इसको हीट करके वाटर को और कॉपर सल्फेट को अलग करोगे तो वो क्या हो जाता है, वाइट कलर का। सो दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज समटाइम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है। सो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस क्रिस्टल्स को कलर भी देते हैं और उसका शेप भी डिसाइड करते हैं। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बाद हम इसी टाइप के फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें क्या होंगे, वाटर के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस सॉल्ट में, समझ में आया। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉशिंग सोडा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्या है, आप ढंग से वीडियो देखते नहीं हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। आप वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए, उसके बाद यू शुड आस्क क्वेश्चन। सो दिस इज़ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और लिखने का तरीका बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, Na2 नीचे CO, कैपिटल C, कैपिटल O एंड देन 3, H अलग से दिखना चाहिए, कैपिटल है, O दिखना चाहिए कि कैपिटल है व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशन, ठीक है। यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ये आपको शो करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपका फॉर्मूला ही गलत तरीके से लिखा, आप ऐसे लिख दे कोई कुछ भी Na, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का फ़र्क नहीं पता, इससे पता चलता है। कुछ हैं आपकी क्लास में बच्चे जो इस तरीके से लिखते हैं, एंड रियली इट्स टू इरिटेटिंग व्हेन यू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग इन क्लास 10th कि आपको कैपिटल एन और स्मॉल एन में डिफरेंस नहीं पता। सो प्लीज़ उसको ढंग से लिखेंगे, NaCO, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। सो यहाँ कार्बन कैपिटल में, O कैपिटल में, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे फॉर्मूला लिखते समय। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि फॉर्मूला ढंग से लिखेंगे, CU कॉपर, C कैपिटल, U स्मॉल दिखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, रियली दिस इज़ पैथेटिक। बार बार बोलने के बाद भी जब आपका असाइनमेंट आता है तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कैसे कॉपर सल्फेट लिखना है, कॉपर का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे और देखेंगे और लिखेंगे, और वीडियो को ध्यान से देखा करो, ठीक है। सो दिस इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देना, फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं, सभी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या क्या बनते हैं, उससे बहुत सारे स्कल्पचर्स बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, है ना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं POP के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है देख लेते हैं पहले। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। सो इट इज़ CuSO4.12H2O, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल पूरा नहीं, हाफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, ठीक है। सो दिस इज केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ऑल्सो राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो ये सब भी लर्न करना है। अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हों तो आप देखें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते ही हैं एग्ज़ाम में, ठीक है।
सो प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। अब इसका प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या इसका प्रिपेयर करते हैं जिप्सम से। जो जिप्सम होता है उसको हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलो इसका फॉर्मूला देखेंगे। जिप्सम लेते हैं, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम है, सॉरी, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज अ जिप्सम। सो दिस इज जिप्सम। ठीक है, इस जिप्सम को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, सो जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप गर्म करोगे सो यू विल गेट दी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, अब इसको वाटर के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो ये फिर से जिप्सम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सो और ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार बन गया, ठीक है, अब उसको आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो वाटर वापस से हमको जिप्सम बन जाएगा जो बहुत ही हार्ड होता है। सो इसको आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वापस से जिप्सम बन जाएगा। दिस इज़ अ जिप्सम। अब पीओपी का यूज़ क्या है, तो आपको सबको पता है, मूर्तियाँ बनाने के लिए यूज़ होता है, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये भी यूज़ है कि जब आप फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर बोन को ठीक करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। जो प्लास्टर लगता है ना आपके पैरों में, जब कुछ फ्रैक्चर हो गया तो जो प्लास्टर बनता है वो किसका बनता है, पीओपी का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये उसके कुछ क्या है, यूसेज हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, फर्स्ट टॉयज़ बनाने में, देन डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, प्लास्टर के लिए जब फ्रैक्चर्ड बोन में प्लास्टर लगाने के लिए पीओपी का यूज़ करते हैं, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए पीओपी का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द यूसेज ऑफ पीओपी। क्लियर है? तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड पीओपी, और यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो एंड होता है। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं और वीडियो दोनों ही सेंड कर देती हूँ, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको फिर मैं भेजती हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, नोट्स भी पूरा हो चुका है। नाउ इट्स योर टर्न टू स्टडी हार्ड। ओके, आप अपनी बुक निकालिए, एनसीईआरटी की बुक, और उससे जो जो मैंने पढ़ाया है एसिड बेस सॉल्ट, उसको बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई पॉइंट अगर बुक में समझ में नहीं आ रहा है पढ़ते पढ़ते तो प्लीज़ उसको डिस्कस करो हमसे कि क्या कहाँ पर डाउट हो रहा है। ओके, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक की। ठीक है, सो लाइन बाय लाइन आप पूरा अच्छे से पढ़ो इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। ओके, इफ़ यू हैव सम एम इन योर लाइफ, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप बुक को पढ़ना शुरू करोगे, कि अभी मेहनत करोगे तभी जाके आगे आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो बुक से पढ़िए, आपको जहाँ भी आपको बुक में डाउट होता है, वी आर हियर फॉर यू ओनली, सो प्लीज़ डिस्कस विद अस। ओके, थैंक यू।